हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर सम एनालिटिकल टेक्निक। पिछले दो चैप्टर्स में मैंने आपके लिए पहला चैप्टर 3 लेक्चर में, सेकंड चैप्टर 4 लेक्चर में, आई थिंक 3 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग उनको ज़रूर पढ़ लें बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे में आपको मैंने बताया पहला 2 चैप्टर, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज थर्ड चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले। थर्ड चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है और छोटा भी है और फालतू भी है तो इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 1 शॉट में। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं आप हर चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट किया करो जैसे आप पहले किया करते थे। सोचो अगर 1 शॉट में कंप्लीट होने लगा तो फिर 11th की अहमियत क्या रह जाएगी, है ना। और ऊपर से आपको जेई नीट की तैयारी भी करानी है, तो उसके लिए मतलब 1 शॉट में तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 1 शॉट में नीट निकलने लगे तो हर कोई क्रैक कर सकता है ना। बट हाँ, जब ऐसा पॉसिबल होगा कि इस चैप्टर का 1 शॉट बनाया जा सकता है, जैसे केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर हैं जिसका 1 शॉट बनाया जा सकता है, ये तो पहला है भी, आगे भी है। ठीक है, तो उसका 1 शॉट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सम एनालिटिकल टेक्निक। सम एनालिटिकल टेक्निक चैप्टर का नाम है, बट इसमें हम लोग सीखेंगे प्योरीफिकेशन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड से किसी भी इम्प्योरिटी को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टडी करेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर एक चीज़ में से एक चीज़ को अलग करना है या फिर 2 चीज़ों में से अलग करना है, 2 में से किसी एक चीज़ को, तो आप क्या करोगे। सपोज़ आपको मैंने दे दिया 2 स्टूडेंट दे दिए। एक स्टूडेंट 97% ला रहा है, एक स्टूडेंट 96% ला रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला ये दोनों टॉपर है, दोनों स्कॉलर है, कभी वो 96, कभी ये 97, कभी वो 96, कभी ये 97, तो इनको तुम अलग कैसे करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे चलो मार्क्स चेक करते हैं, तो मार्क्स भी लगभग बराबर। मैथ्स में 95, मैथ्स में 96, साइंस में 94, साइंस में 96, ऐसा है इन लोग का। तो आप बोलोगे और किस पे, बिहेवियर पर जज करते, बिहेवियर दोनों का अच्छा है। फिर कैसे डिफरेंस करोगे। हाँ, जो 97 लाता है वो बहुत बड़ा गेमर है, अक्सर गेमिंग करता है, वो गेम वेम खेलता है, फिर भी इतनी अच्छी स्टडी करके वो लाता है। और जो 96 लाया है वो गेम नहीं खेलता है बट फिर भी 96 ला रहा है। ठीक है, 97 ला रहा है, वो गेम खेलता है, फिर भी 97 ला रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मिल गया कि एक गेमर है और एक गेमर नहीं है, मतलब एक गेम खेलता है मोबाइल में और एक नहीं खेलता है। तो ये आपको डिफरेंस मिल गया। तो कभी भी आपको किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को अगर अलग करना रहेगा तो आप उनके बीच का डिफरेंस निकालते हो और सेपरेट कर देते हो। ठीक है, तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे कोई एक कंपाउंड रहेगा जिसमें उसके साथ इम्प्योरिटी रहेगी, तो उस इम्प्योरिटी में अगर थोड़ी भी डिफरेंस है उस कंपाउंड से तो हम लोग आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। किसी एक प्रॉपर्टी में अगर हमें भिन्नता, अलग चीज़ मिल गई तो हम लोग उसको अलग कर पाएंगे आसानी से। सपोज सबकी सब प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर सोने में कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिसकी सब प्रॉपर्टीज सोने जैसी है तो वो भी सोना ही होगा, है ना। तो हम लोग अलग नहीं कर सकते उसको, और खैर ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो कोई ना कोई एक डिफरेंस हम ढूंढेंगे हर एक मेथड में और अलग कर देंगे उसको। तो पहला मेथड आता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। तो प्योरीफिकेशन हम लोग 2 चीज़ों का कर सकते हैं। एक वो जो सॉल्यूबल होते हैं सेम सॉल्वेंट में, ठीक है, एक वो सॉलिड्स जो विच आर soluble in the same solvent as a substance। ठीक है, एज अ सब्सटेंस वो भी उसमें डिजॉल्व रहते हैं। और एक वो जो सॉल्यूबल नहीं रहते, मतलब उसमें घुलते ही नहीं है। जैसे पहले का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग सॉल्ट और शुगर का। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप लोग सॉल्ट और वाटर का। सॉल्ट और वाटर घुल जाते एक दूसरे में। ठीक है, तो वो सॉल्यूबल रहते, तो उनको अलग करना है तो हमें दूसरा मेथड निकालना होगा। ये इतना इजी नहीं होगा। बट सपोज कोई चीज़ है जो सॉल्यूबल नहीं है, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ओके विच आर, दूसरे वो सॉलिड्स जो सॉल्यूबल नहीं, विच आर नॉट सॉल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस। एग्जांपल इसका क्या है, सैंड और वाटर। मिट्टी कभी पानी में घुलती है क्या। हाँ, घुलती है मिट्टी, बट उसको घुलाना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली वो घुलती नहीं है। ये क्या हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा वेट करो, आ गई। ठीक है, तो इसमें जो इम्प्योरिटी रहती है और इसमें जो इम्प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी मतलब गंदगी। ठीक है, गंदगी नहीं बोल सकते हम लोग, बोल सकते हैं यूजलेस सब्सटेंस, जिसका हमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, यूजलेस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी, जिसका कोई यूज नहीं है। तो पहला वो इम्प्योरिटी जो उसी में डिसॉल्व रहता है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक वो इम्प्योरिटी जो उसी में डिसॉल्व नहीं होता है, उसी में सॉल्युबल नहीं होता है, उसको निकालना काफ़ी आसान होता है।
ठीक है। तो एग्जाम्पल हटा देता हूँ मैं, बिकॉज ये टोटली करेक्ट नहीं है, इसमें दो दो क्राइटेरिया है, स्टर करोगे तो वो घुल जाएगा, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड में सबसे पहला मेथड आता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन ऐसा ही मेथड है जैसा आप चाय छानते हो ना, जैसे आप सुबह सुबह चाय छानते हो, सेम वैसा ही होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ईजी होगा। चलिए तो अब समझते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन आखिर होता कैसे। तो मैंने बोला फिल्ट्रेशन इज एज सिंपल एज कलेक्टिंग टी, ठीक है। तो जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, सेम वैसा ही होता है फिल्ट्रेशन। सपोज ये सैंड और वाटर का मिक्सचर है, इसमें जो नीला नीला है वो सैंड है, ठीक है, नीला नीला जो है वो सैंड है, और जो काला है जो ब्लैक है वो हम लोगों का सॉरी नीला नीला वाटर है और काला और ब्लैक हम लोगों का सैंड है, ठीक है। काला और रेड हम लोगों का सैंड है और नीला हम लोगों का वाटर है। तो देखो अब सपोज यहाँ पे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फनल लूँगा, फनल वही होता है जैसा आप लोग, ठीक है। तो फनल वगैरह जैसे आप लोग किसी छोटे से बॉटल में डालने के लिए यूज़ करते हो, ऑयल वगैरह डालने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फनल, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड और वाटर के मिक्सचर को हम लोग यहाँ से ऐसा पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ से धीरे धीरे वाटर नीचे गिर जाएगा, मतलब जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो नीचे गिर जाएगा, और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पर ही जमा रह जाएगा। फिल्टर पेपर कैसा होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो उस छोटे छोटे होल से सैंड पार्टिकल तो पास हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल कैसा होता है, सैंड पार्टिकल तो पास हो नहीं पाएगा, तो सैंड पार्टिकल वहीं रह जाता है और पानी जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब सपोज तूफान आने वाला है और आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, तो आप 10 मिनट में पानी भी फिल्टर कर लो, वहाँ से भाग भी लो, ये तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज फिल्टर करने में काफ़ी टाइम जाएगा। धीरे 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 पानी गिर रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए हम लोग एक नया कंसेप्ट लाते हैं, एक नया आइडिया लाते हैं, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। जैसा वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम क्लीनर पूरा खींच लेता है धूल, तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर जैसा लगा देते हैं जिसको बोलते हैं सक्शन। तो वो क्या करता है, पूरा खींच लेता है वहाँ से, और उसके प्रेशर की वजह से, उसके खींचने की वजह से जो वाटर है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है। और अब की बार फिल्टर पेपर हम ऐसा रखते हैं, यहाँ पे कैसा रख रहे थे, यहाँ पे फनल के अंदर रख रहे थे, कोन बनाकर फनल के अंदर रख रहे थे, ठीक है। फनल के अंदर रखने के बाद यहाँ पे देखो रेसिड्यू, बोलो रेसिड्यू मतलब जो चीज़ का वहाँ पे काम नहीं है तो वो वहाँ पे बच जाती है, इम्प्योरिटी बच जाती है, फिल्ट्रेट नीचे आ जाता है। बट जरूरी नहीं है 100% प्योर फिल्ट्रेट आए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दोबारा से फिल्ट्रेशन करते, दोबारा से फिल्ट्रेशन करते, दोबारा से फिल्ट्रेशन करते, तो ये प्रॉपर हो जाता है। जैसा आप लोग ने पता नहीं देखा या नहीं देखा है, होता क्या है, देखो सपोज ये जंगल वगैरह में जो लोग रहते हैं, मतलब इंसान लोग ही जब जंगल में जाते हैं तो उन्हें पानी साफ मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर, यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर, और नीचे बेस रहता है। तो ऊपर से वो गटर का पानी, ऊपर से वो ख़राब पानी डालते हैं, मतलब जहाँ का भी पानी हो वो, ठीक है, कहीं का भी पानी हो, वाटर तो रहेगा ही उसमें, तो ऊपर से वो पानी डालते हैं, नीचे आता है, फिर नीचे आता है, यहाँ से एक बार फिल्टर हुआ, यहाँ से दूसरी बार, यहाँ से तीसरी बार, यहाँ पे प्योर वाटर मिल जाता है। तो वैसे ही हम लोग फिल्ट्रेशन को भी करते बार बार, अगर एक बार में सक्सेस नहीं होता है तो, ठीक है, बिकॉज कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना जो नीचे चले आते हैं। जैसे आप लोग चाय छान के देख लो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि टी लीव्स, चाय की पत्ती आ ही जाए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नया कंसेप्ट लाते हैं, इसको बोलते हैं बकनर्स फनल, ठीक है, बकनर फनल इसको हम लोग बोलते हैं, पूरा सेटअप बकनर का है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बकनर फ्लास्क। यहाँ पे एक रबर बंग होता है, मतलब कॉर्क जैसा होता है, यहाँ से हम लोग इसको बंद रखते हैं, टाइट रखते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि यहाँ से जब सक्शन हो तो इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे से फिल्ट्रेट जो है वो नीचे गिरेगा, और बाकी जो ये फिल्टर पेपर है हमने सीधा रखा हुआ है, इसके ऊपर आप डालो, ठीक है। फिर फिल्टर पेपर के जो होल्स है वो इतने छोटे कि वहाँ से सैंड पार्टिकल पास नहीं हो सकते, तो यहाँ से जब प्रेशर लगता है तो पानी फटाफट नीचे आ जाता है। तो इससे प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। ये थोड़ा स्लो है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ये फास्ट है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, ठीक है। तो हमने दो प्रोसेस और पहला पेज कंप्लीट कर लिया, देखो इतना फटाफट, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। और ये किसके लिए किया हम लोगों ने, जो सॉल्यूबल नहीं है, जो सॉल्यूबल नहीं है उसके लिए हम लोगों ने किया। अब उसके लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे जो लोग सॉल्यूबल हैं सेम सॉल्वेंट में। ये तो वो हैं जो सॉल्यूबल नहीं है, इन्हें तो कोई भी कर सकता है ना, हाथ पे पानी रखो, पानी डालो, और जो सॉल्यूबल नहीं है वो आपके हाथ में रह जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा,
ठीक है। तो ये उसके लिए था जो सॉल्यूबल नहीं है। अब अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूबल हो गया तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन समझ गए। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हम लोग पूरा सॉल्यूशन डाल देते हैं, जो भी रेजिड्यू रहता है यहीं पे कलेक्ट हो जाता है, फिल्ट्रेट नीचे चला जाता है, फिल्ट्रेट लास्ट में ऐसा हम लोगों का मिल जाता है, जो रेजिड्यू है वैसा ही रह जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। इस प्रोसेस को अगर हमें तेज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लगा देते हैं सक्शन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, तेजी से खींचते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा तेजी से हो जाता है। ठीक है, और बकनर फ्लास्क ऐसा होता है, सॉरी बकनर्स फनल ऐसा होता है कि वहाँ पे फिल्टर पेपर को हम लोग सीधा रखते हैं। ठीक है, कॉनिकल में हम लोग उसको नहीं रखते, सीधा रखते हैं, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। कॉनिकल में क्या होगा, कॉनिकल में ऐसा होगा कि हो सकता है फिल्टर पेपर के नीचे से वो पास हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा है, उसको आपने ऐसा रख दिया। ऐसा रखने की वजह, देखो कॉनिकल है मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोन के जैसा है। ठीक है, वो कुछ ऐसा है, तो ऐसा रहने के कारण हो सकता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पास हो जाए, बट जब हम लोग उसको सीधा रख देंगे ऐसा, तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ से कितना भी गिर जाए, है ना। तो ऐसा फिल्टर पेपर रख दो और यहाँ से आप लोग जब पास करोगे तो नीचे से सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट ही आएगा, बाकी सब ऊपर ही कलेक्ट रह जाएगा। और ये प्रोसेस फास्ट भी होगा बिकॉज हम लोग यूज़ करें सक्शन का। ठीक है, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन और फिल्ट्रेशन। आइए देख लेते हैं अब क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे सॉल्यूशंस डिसॉल्व रहेंगे। ठीक है, मतलब घुले हुए रहेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ कर पाएंगे। यह है सेकंड वाला। इसमें हम लोग देखो 4 प्रोसेस देखेंगे। पहला होगा फिल्ट्रेशन, जो हम लोग देख चुके हैं, उसका ही टाइप है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। ठीक है, फिर देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन, उसका ही टाइप है फ्रैक्शनल। फिर देखेंगे डिस्टिलेशन, उसके 2 टाइप हैं, देख लेंगे। फिर आएगा क्रोमेटोग्राफिक। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी लास्ट वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है सब कुछ, बस देखते जाओ आसानी से। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग करते क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि कब रिमूव हो सकता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन के आप लोगों को स्टेप्स दिए गए हैं। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या है हम लोग कि जो भी आपका सॉल्यूशन है ना, उसको हम सबसे पहले सैचुरेटेड बनाते। अब सैचुरेट का मतलब क्या होता है, सपोज चाय है, ठीक है, आप उसमें चाय की पत्ती डाले जा रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप एक्स्ट्रा चाय की पत्ती डालोगे बट वो डिसॉल्व नहीं होगी। एग्री करते हो? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप चाय की पत्ती डालोगे बट वो चाय में डिसॉल्व नहीं होगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करने पर वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जैसे आप चाय की पत्ती डाले जा रहे हो चाय में, बट उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप डाल रहे हो बट कोई फायदा नहीं है, वो ऊपर ही रखी रह जाएगी, तो वो पॉइंट होता है सैचुरेट पॉइंट। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें हम लोग करते क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें इम्प्योरिटी भरी हुई है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट ऐड करते फिर इसको स्टर करते, सॉल्ट ऐड करते फिर इसको स्टर करते, सॉल्ट ऐड करते स्टर करते। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने से अब मना कर देगा, बोलेगा बस अब मैं और सॉल्ट नहीं लूँगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे से इसको हीट भी देते रहते हैं। ठीक है, तो मैं सेटअप भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ऐसा सेटअप है कुछ इसका। ओके, लेट्स सी डायग्राम एंड स्कीमेटिक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, और इसमें सॉल्यूबल सॉलिड, मतलब इसमें हम लोग सैचुरेट करने के लिए यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड करते हैं। कुछ लोग को सवाल आ रहा है क्या ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है क्या? एनसीईआरटी के 12वें चैप्टर में आपको लास्ट में ये कंसेप्ट मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हमारी बुक में उसका एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, वो हमारी बुक की गलती नहीं है, एनसीईआरटी की गलती है, उन्होंने अपना कंसेप्ट क्यों बनाया। ठीक है, चलो, तो मैंने जैसा कि बोला, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए हम लोग इसमें सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं। ठीक है, कब तक? तब तक ये, जब तक ये एक्स्ट्रा सॉल्वेंट लेने से मना नहीं कर देता। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट लेना है, कौन सा सॉल्वेंट नहीं लेना है? तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि जिस भी सब्सटेंस को हमें क्रिस्टलाइज कराना है, सपोज यहाँ पे हमें सॉल्ट को क्रिस्टलाइज कराना है, ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट का ही दिया है, तो मैं सॉल्ट को ही लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो सॉल्ट को अगर आपको क्रिस्टलाइज कराना है तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, और हाईली सॉल्युबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर। मतलब जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको दूँ कि चाय है और उसमें आप चाय की पत्ती डाल रहे हो बिना गैस वैस के, ऐसे ही आपने कहीं भी बैठे हो ऐसा चाय लिए, चाय की पत्ती डाल दिए, और दूध लिए, चाय की पत्ती डाल दिए, चाय नहीं बनेगी, देखते रह जाओगे, चाय नहीं बनेगी, 2 दिन लग जाएगा, चाय नहीं बनेगी। ठीक है, फाइनली बन जाएगी। बट अगर वही
टेम्परेचर हाई करके आप गैस पे रख दो, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसका मतलब जब टेम्परेचर स्लो है, जब रूम टेम्परेचर पर है, तो उस समय उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, स्पेरिंगली है, मतलब होता भी है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ तो होते ही नहीं है लास्ट तक। और जब टेम्परेचर हाई किया तो वो एकदम अच्छे से उसमें सॉल्यूबल हो जाए। तो ये पहला क्राइटेरिया उसका, जो ये क्राइटेरिया मैच करेगा उसी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, ठीक है, आइदर द कंपाउंड विद द कंपाउंड टू बी प्योरीफाइड, मतलब जिस कंपाउंड को हमें प्योरीफाई कराना है उससे ये जो भी सॉल्वेंट है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए केमिकली। जैसे हमें अभी किसी कंपाउंड को प्योरीफाई कराना है जो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो कंपाउंड सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जब हम प्योरीफाई करेंगे तो वो कंपाउंड तो मिलेगा बट वो सॉल्ट के साथ मिलेगा, ठीक है, और वो केमिकली रिएक्ट हो चुका है। तो अब ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा चुनेंगे जो इसके साथ केमिकली रिएक्ट ना करे, घुल भले जाए लेकिन रिएक्ट ना करे। ओके, नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट शुड बी वॉलेटाइल सो दैट इट कैन बी रिमूव्ड इजीली। अब वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब वो जिसका वेपर बन सके, जिसके वाटर वेपर बनते वो होता है वॉलेटाइल, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल होना चाहिए ताकि हीट करने पर वो रिमूव हो सके। तो मैंने सबसे पहले स्टेप बोला कि हम लोग उसको सैचुरेट बनाएंगे, ऐड कर करके। सैचुरेटेड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे एक्स्ट्रा ऐड हम लोग करें तो भी वो एक्सेप्ट ना करे। फिर उसके बाद हम लोग हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे। हॉट फिल्ट्रेशन मतलब हम लोग ऐसे ही गर्म सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर पर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, आप लोग जानते हो, बताया मैंने आपको, और यहाँ पे फिल्टर पेपर है, तो जो फिल्ट्रेट है वो तो नीचे गिर जाएगा, बाकी यहाँ पे जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो तो रह जाएगा। फिर ये जो फिल्ट्रेट आपको मिला, इस फिल्ट्रेट को आप लोग कूल करोगे, ठीक है, कूल करने के बाद इसका क्रिस्टल बन जाएगा। अब क्रिस्टल बनने के बाद जरूरी नहीं है कि उससे सारी इंप्योरिटी निकल गई हो, अभी भी हो सकता है कुछ ना कुछ इंप्योरिटी उसमें रह गई हो, ठीक है। वैसे तो लगभग कई प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, थर्ड स्टेप तक, ठीक है, बट कभी भी अगर ऐसा हुआ कि ये इंप्योरिटी रह गई हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे उस क्रिस्टल का फिल्ट्रेशन, ठीक है। मदर लीकर यहाँ पे कंसेप्ट आता है। मदर लीकर किसको बोलते हैं? देखो, मदर लीकर हम लोग बोलते हैं तब जब फिल्ट्रेट के साथ आ जाता है इंप्योरिटी, फिल्ट्रेट के साथ इंप्योरिटी आ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं मदर लीकर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हॉट सॉल्यूशन है उसमें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी, ठीक है। जो हॉट सॉल्यूशन आपने यहाँ पे डाला है इसकी जो इंप्योरिटी है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी, बट अगर कुछ ना कुछ इंप्योरिटी आ गई तो वो तो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। क्रिस्टलाइज कौन होता है? क्रिस्टलाइज वही होगा जिसको आपको फिल्टर करना है, इंप्योरिटी तो क्रिस्टलाइज होगी नहीं। तो जो क्रिस्टलाइज होना है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जो क्रिस्टलाइज नहीं हुआ मतलब वो इंप्योरिटी उसको निकाल देना। सपोज इंप्योरिटी भी क्रिस्टलाइज होती है तो सबके क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है जिस समय यही क्रिस्टलाइज हो उसी समय वो भी हो जाए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये थोड़ा पहले होगा या इंप्योरिटी पहले होगी, तो आप लोग पहचान लेना, उसको हटा देना, ठीक है। कलेक्ट द फिल्ट्रेट ऑन एन इवेपोरेटिंग डिस्क एंड अलाउड टू कूल। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्ट विल सेपरेट लिविंग सॉल्युबल इंप्योरिटीज इन द मदर लीकर, ठीक है। जो आपने सॉल्ट ऐड किया था, जिस सॉल्ट को ऐड करके आपने इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाया था, वो सॉल्ट यहाँ पे क्रिस्टलाइज होके अलग निकल जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा मदर लीकर। मदर लीकर मैंने आपको बताया, मदर लीकर कौन? जिसमें इंप्योरिटी हो प्लस फिल्ट्रेट हो। अब इस इंप्योरिटी को हटाने के लिए आप लोग क्या करोगे? फिल्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है। अब सपोज आपको सॉल्ट ही उसमें से निकालना था तो वो हो गया आपका काम, बट सपोज आपको यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है उसको भी अलग करना है, तो उसको मदर लीकर को अगर आप लोग फिल्ट्रेशन कराओगे तो वहाँ पे जो इंप्योरिटी होगी वो अलग हो जाएगी और आपका फिल्ट्रेट अलग हो जाएगा। समझ गए पूरा प्रोसेस? दोबारा से रिवाइज करा दूं। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ द क्रिस्टल्स ऑन द फिल्टर पेपर एंड ड्राई देम, ठीक है। क्रिस्टल्स को आप लोग कलेक्ट करो और फिर उसके बाद उसको सुखा दो। फिर उसके बाद अगर ऐसा लगे कि उसमें अभी भी इंप्योरिटी रह गई है तो दोबारा से यही प्रोसेस परफॉर्म कर दो। अभी भी लगे इंप्योरिटी रह गई है तो दोबारा से यही प्रोसेस परफॉर्म कर दो। 3-4 बार करोगे अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आता है, बट उससे पहले इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सॉल्वेंट चुनेंगे जिससे सैचुरेट कराना है सब्सटेंस को, तो वो सॉल्वेंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया कि वो रूम टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पर हाईली सॉल्युबल होना चाहिए। मतलब रूम टेम्परेचर जैसे जहां मैं हूं, अभी मैं यहाँ पे दूध लाऊं, दूध में चाय की पत्ती डालूं तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, है ना, देखते रह जाऊंगा, नहीं होगा, एक दिन निकल जाएगा, नहीं होगा। बट सपोज मैं अभी यहाँ पे गैस ऑन कर दूं और उस पर रख दूं, 5 मिनट में हो जाएगा। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, हाईली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। केमिकली रिएक्ट होगा तो क्या होगा? उसके आयंस बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, वो उसके साथ रिएक्ट करा लेंगे, कैटायन आयन के साथ रिएक्ट करा लेगा, अलग ही कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, तो वो भी गलत है। थर्ड चीज आती है सॉल्यूशन शुड बी वॉलेटाइल, ताकि यहाँ से डिस्टिलेशन
हीट करने की वजह से वॉलेटाइल हो तो अच्छे से उसके वेपर बन के भी रिमूव हो जाए, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लिया हमने सॉल्ट का, सॉल्ट को तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता। कब पता चलेगा सैचुरेट हो गया, जब वो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने से अवॉइड कर देगा। फिर हम लोग हॉट फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो रहेगा वो नीचे जाएगा, फिल्टर पेपर पर जो इंप्योरिटी है वो अटकी रह जाएगी। सॉरी, फिल्टर पेपर जो आपके सॉल्ट है, सॉल्ट का जो सैचुरेशन है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्ट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब ये सैचुरेटेड सॉल्ट को आप कूल कराओ, ठीक है, कूल कराओगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके। और जो ये आपका फिल्ट्रेट आया है इसको आप लोग कूल कराओगे ही, ठीक है। कूल कराने के बाद क्या होगा, सॉल्ट के तो क्रिस्टल बन जाएंगे। अगर सॉल्ट के भी साथ कुछ इंप्योरिटी चली गई है तो वो तो क्रिस्टल बनेगी नहीं, बनेगी भी तो पहले सॉल्ट के क्रिस्टल बनेंगे या फिर पहले इंप्योरिटी के बन जाएंगे, तो उसको हटा देना। फिर उसके बाद ये फिल्ट्रेट जो होता है ये मदर लीकर होता है। मदर लीकर मतलब इसमें फिल्ट्रेट भी रहेगा प्लस कुछ इंप्योरिटी भी रहेगी, तो उसको मदर लीकर बोलते हैं। तो उसका आप लोग फिल्ट्रेशन कराओगे तो आपको फिर फिल्ट्रेट मिल जाएगा। और ये फिल्ट्रेशन हम लोग अंडर सक्शन वाला कराते हैं ताकि थोड़ा सा तेजी से हो जाए, ठीक है। फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा तेजी से हो जाए। तो ये फिल्ट्रेट अलग हो जाएगा, इंप्योरिटी अलग हो जाएगी। पानी ले लेना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग बस याद रखो कि किसको किसको सेपरेट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ठीक है, कि बेंजोइक एसिड को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, इसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है। तो सिर्फ आप लोग इतना याद रखो, जैसे यहाँ पे बोला है कि क्रिस्टलाइजेशन से बेंजोइक एसिड को प्योरीफाई किया जाता है वाटर को एज अ सॉल्वेंट मान के, ठीक है। पानी में बेंजोइक एसिड डाल दिया जाएगा, फिर सैचुरेट किया जाएगा, सैचुरेट करने के बाद क्रिस्टल्स बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद आप सुखाओगे उसको, आराम से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है? नो, लेट्स सी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन ही करते हैं बट थोड़ा सा फर्क होता है। ये कब यूज होता है, जब कई सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक ही में कई सारे कंपाउंड्स मिक्स है, ठीक है। जैसे 2 से या 3 से ज़्यादा अगर एक ही कंपाउंड में मिक्सड है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। और 2 सॉल्यूट लेते हैं हम लोग A और B और उसको सॉल्यूशन में हम लोग मिक्स करते जाते हैं तब तक जब तक वो सैचुरेटेड ना बन जाए, ठीक है। और सैचुरेटेड बनने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से हम लोग उसको फिल्ट्रेट कर देते हैं ताकि उससे डस्ट पार्टिकल निकल जाए। और जैसे ही सॉल्यूशन कूल होता है, सॉल्यूशन कूल होने पर क्या होगा, जो सॉल्यूबल लेस होगा, जो कम सॉल्यूबल होगा वो जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे उसके, ठीक है। तो क्या होगा, फिर क्रिस्टल को फिल्टर किया जाता है और सॉल्वेंट से वॉश किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल बने हैं वो कैसा है, वो रूम टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। तो अगर हम लोग उसको सॉल्वेंट से वॉश करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। जैसे चाय की पत्ती को आपको धुलो, चाय की पत्ती आप धुलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पर तो सॉल्यूबल होते नहीं है, बट चाय की पत्ती से भी कम सॉल्यूबल होते हैं ये वाले, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो वो। तो द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड, वॉश्ड विद सॉल्वेंट एंड ड्राइड। मदर लीकर इज कंसंट्रेटेड, मतलब जो मदर लीकर यहाँ पे बचा हुआ था फिल्ट्रेट के साथ, मतलब फिल्ट्रेट और इम्प्योरिटी को ही हम लोग मदर लीकर बोलते हैं, तो उसको हीट किया जाता है। हीट करके जो मदर लीकर है उसको और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाया जाता है। कंसंट्रेटेड मतलब उसमें उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। कैसे? जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। ये भी कंडीशन थी कि वो वॉलेटाइल होना चाहिए ताकि वो इवापोरेट हो जाए, ठीक है। तो इवापोरेट हो जाएगा तो मदर लीकर कैसा हो जाएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद जो सेकंड सॉल्यूट रहता है मदर लीकर में, ठीक है, जो सेकंड सॉल्यूट रहता है मदर लीकर में वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्रिस्टल को फिर सुखाया जाता है और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट को अलग कर दिया जाता है। बाकी क्रिस्टल्स भी आपको मिल गए, फिल्ट्रेट भी आपको मिल गया, इंप्योरिटी भी गई काम से, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। 2 या 3 सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे डायग्राम वगैरह आपको कुछ दिया नहीं है, सो मुझे लगता है कि बोर्ड के लिए क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आ सकता है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, उसके ऊपर 3 पॉइंट है, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन के ही कई सारे पार्ट्स हैं तो सब बहुत ईजी है, देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं उन सॉलिड्स की जहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है वो भी उसके साथ सॉल्यूबल होती है। तो इसमें हम लोग 2 ही लोग को रिमूव कर पाएंगे। एक तो वो जो वॉलेटाइल होते हैं, मतलब जो मेन सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल है, वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर इम्प्योरिटी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल, इम्प्योरिटीज, और दूसरा आता है liquids having sufficient differences in their boiling point. Liquids having sufficient difference
इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मतलब वॉलेटाइल का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर हमें दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है तो उनके बीच में हमें डिफरेंसेस ढूंढने होंगे। जैसे आप 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखते हो डिफरेंस बिटवीन वाले, तो कैसे लिखते हो, उसमें आप डिफरेंस ढूंढते हो और फिर उसके बाद लिखते हो। नहीं हम तो छाप लेते, अरे छापते हो तो भी उसमें क्या ही रहता है, डिफरेंस ही तो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट भरा हुआ है। ठीक है, मान लो भरा हुआ है, मैं भी जानता हूँ नहीं भरा हुआ है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट यहाँ पे रहता है और जो इसके साथ क्या रहती है, इसके साथ रहती है इम्प्योरिटी। तो जो इम्प्योरिटी रहती है वो नॉन वॉलेटाइल रहती है, मतलब वो इवापोरेट नहीं होती है। और जिसे हमें जो हमारा असली सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल रहता है, मतलब उसके वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। हाँ, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। देखो मैं डायरेक्टली शुरू हो गया। दो ही लोग को इसमें हम रिमूव करा पाएंगे, एक वो जो वॉलेटाइल है और इम्प्योरिटी नॉन वॉलेटाइल है, या फिर इम्प्योरिटी वॉलेटाइल है और असली सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल है, या फिर लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब दो लिक्विड हैं, एक है एसीटोन और एक है वाटर, एक है एसीटोन एक है वाटर। एसीटोन आप लोग नहीं जानते होगे शायद, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 58 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे है वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब वाटर के वेपर लेट बनेंगे, बट एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 58 है। तो 58 वाला जो है उसके पहले वेपर बन जाएंगे, इसके वेपर बन जाएंगे, ये आगे चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा वाटर, है ना। और पहला वाला क्या है, पहला वाला वॉलेटाइल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल। जैसे आप क्या करो, ओके, चाय बनाइए, कभी नहीं बनाइए ना। देखो क्या करो, एक बार चाय बनाओ, छुप के बनाओ। क्या करो, उसमें ढेर सारी चीनी डाल दो, शुगर ऐड कर दो। ठीक है, और जितना भी आपको चाय बनानी है 1 ग्लास बनाओ, हाफ ग्लास बनाओ। ठीक है, आधा आधा बांट लेंगे हम लोग। तो क्या करो, उसमें शुगर डालो 1 या 2 चम्मच, फिर उसके बाद आप गैस ऑन कर दो। थोड़ा सा मतलब मैं आपको फील दिला रहा हूँ कि आखिर कहना क्या चाहता हूँ मैं वॉलेटाइल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल से। अब यहाँ पे मान लो जो शुगर है वो है इम्प्योरिटी। ठीक है, शुगर मान लो इम्प्योरिटी है, और जो हम लोगों का मिल्क है, मिल्क क्या, वो तो वाटर ही रहता है पूरा। ठीक है, जो वाटर है वो हम लोगों का प्योर सब्सटेंस है, उसे हमने अलग करना है। ठीक है, वाटर के साथ आप शुगर डाल रहे हो, तो आप क्या करो, गैस ऑन करो, थोड़ी देर इवापोरेशन होगा, उसके बाद 1 चम्मच टेस्ट करना, आपको मीठा लगेगा। फिर और इवापोरेट करना, फिर 1 चम्मच टेस्ट करना और मीठा लगेगा। फिर और इवापोरेट करना, फिर 1 चम्मच टेस्ट करना और मीठा लगेगा। फिर और इवापोरेट करना, फिर टेस्ट करना, एकदम मीठा लगेगा। आपने किया क्या, शायद। ठीक है, तो आप क्या करो, एकदम ज़्यादा हीट कर दो और चाय बचे सिर्फ इतनी। इसके बाद आप हीट करते जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच गई है चीनी। अब इसको आप उठाओ और पियो, 1 चम्मच चाय पियो, आपको ऐसा लगेगा अरे यार क्या खा लिया मैंने। ठीक है, काफ़ी मीठा लगेगा आपको। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो वाटर है वो वॉलेटाइल है, वो तो उड़ गई, बट जो इम्प्योरिटी है वो उड़ नहीं सकती, उसके वेपर नहीं बन सकते। तो ये वॉलेटाइल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल, शुगर हम लोगों की इम्प्योरिटी वहीं पे रह गई, बट जो वाटर था वो उड़ गया। बट हम लोग उसको पकड़ सकते क्या, हम लोग क्या करते, यहाँ पे ढक्कन बंद कर देते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक लगा देते कॉर्क, इससे बंद कर देते, और हम यहाँ पे लगा देते एक थर्मोमीटर। ठीक है, तब यहाँ से वो तो आगे जाएगा नहीं वेपर, तो थर्मोमीटर बता देगा कि भैया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो गया है, वाटर बॉईल होना शुरू हो गया है। अब तुम क्या करो, मतलब हम तो करेंगे नहीं कुछ। अब क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है, वेपर जो है वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे वाटर इनलेट। वाटर इनलेट से मतलब यहाँ पे हम पानी छोड़ेंगे और यहाँ से हम पानी निकालेंगे। अच्छा, जब पानी अंदर डालना तो पानी बाहर क्यों निकालना है? अरे भाई पानी अंदर डालोगे वो वहीं रह जाएगा, फिर वो भी गर्म हो जाएगा। अरे वेपर का बॉइलिंग पॉइंट, वेपर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो वाटर को गर्म नहीं कर देगा। तो इसका मतलब जरूरी है यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन चलता रहे। तो हम लोग अंदर से डालेंगे निकालेंगे, ठीक है, तो फटाफट होता रहेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडेंसर, तो वो क्या करेगा, कंडेंस करेगा वेपर को, तो लास्ट में वो लिक्विड बन के यहाँ आ जाएगा, फिर और जाएगा, लिक्विड बन के यहाँ आ जाएगा। ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है। ओके, तो बाहर जाएगा आ जाएगा, बाहर जाएगा आ जाएगा, बाहर जाएगा आ जाएगा, बाहर जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैं बताना चाहता था, वॉलेटाइल फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल। यहाँ पे इम्प्योरिटी तो नॉन वॉलेटाइल थी, बट सपोज इम्प्योरिटी भी वॉलेटाइल है, बट उसका टेम्परेचर इतना कम है,
तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ। यहाँ पे हम थर्मोमीटर से देख लेंगे कि भैया अभी तो टेम्परेचर हो रहा है 74 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी एसीटोन ही इवापोरेट हो रहा है, वाटर का इवापोरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हम लोग होने देंगे प्रोसेस, होने देंगे प्रोसेस, होने देंगे प्रोसेस, होने देंगे प्रोसेस, होने देंगे। जैसे ही हमें थर्मोमीटर ने बताया भैया 90 हो गया है, 90% आ गए तुम्हारे, तो उसी टाइम हम प्रोसेस रोक देंगे। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर का यूज यहाँ पे यही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यूज क्या है इसका, तो यही यूज था इसका। हम लोग वहां पे ये प्रोसेस को रोक देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इससे आगे गया तो वाटर भी फिर इवापोरेट होगा, तो फिर से वही मिक्सचर होके ना फिर वही इम्प्योरिटी बन जाएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं। हाँ समझा इतना। तो एसीटोन क्या होगा, यहाँ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हीट करेंगे, दोबारा 90 पहुंचेगा, फिर रोक देंगे, फिर हीट करेंगे, फिर रोक देंगे, फिर हीट करेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सपोज पहला ही प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर और सॉल्ट को अलग कर रहे हैं। तो सॉल्ट तो नॉन वॉलेटाइल होता है, उसके तो वेपर बनते नहीं है, वाटर के वेपर बनते हैं, हमें सॉल्ट चाहिए सपोज। तो हम लोग असली सॉल्ट भी जो निकाला जाता है वो इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, डिस्टिलेशन से, बट वो अलग तरीके से होता है, इंडस्ट्रियल वे होता है वो। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड है वो। तो हम लोग यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे, वाटर और सॉल्ट है यहाँ पे, वाटर इवापोरेट होगा। बट हम लोग जानते हैं, एवोगाड्रो ने हमें बताया है कि किसी के भी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, क्या उसमें से कुछ 1000-10,000 मॉलिक्यूल ऊपर नहीं चले जाएंगे? सॉल्ट के भी कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या पता इतनी एनर्जी हो कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चले जाएं ऊपर, हो सकता है, जाते भी हैं। ठीक है, तो वो ऊपर चले जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब ये कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, ये तो अभी भी वही इम्प्योर ही है। तो हम लोग इसका दोबारा से डिस्टिलेशन कराएंगे। इसके आगे भी हम लोग एक ऐसा ही कनेक्ट कर देंगे, कंडेंसर एक इसके आगे भी कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके आगे फ्लास्क लगा देंगे, एक और कंडेंसर एक और फ्लास्क। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑन कर देंगे, बर्निंग ऑन कर देंगे, और फिर यहाँ पे एक और कंडेंसर, यहाँ पे एक और कंडेंसर, यहाँ पे एक और कंडेंसर। 4 बार ये प्रोसेस होगा। 4 बार में आपको 4 टाइम्स में आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया? हमने यहाँ पे इतना फ्यूल भी खर्चा कर दिया, इतना टाइम भी लग गया हमारा। तो ये डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, सिंपल वाला जो इतना सिंपल नहीं है। तो हम लोगों का ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम जा रहा है, काफ़ी फ्यूल खर्चा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए? हो सकता है। वही है हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, वही है हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसी प्रोसेस को मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग उन्हीं को अलग कर सकते हैं जिनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। कौन से? वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक हो वॉलेटाइल और इम्प्योरिटी और नॉन वॉलेटाइल, या फिर दोनों वॉलेटाइल हो लेकिन टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस हो। जैसे ये सपोज यहाँ पे एसीटोन मेरा इम्प्योरिटी है, तो एसीटोन जल्दी बॉयल हो जाएगा, वाटर को टाइम लगेगा। तो एसीटोन बॉयल होकर ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा, वाटर बचा रह जाएगा। तो अब इसमें से जो भी इम्प्योरिटी समझो, सपोज वाटर इम्प्योरिटी है, हटा दो इसको, प्योर एसीटोन मिल गया आपको। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सपोज वो डाइल्यूट है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? इसी प्रोसेस से। डाइल्यूट है मतलब क्या है? उसमें वाटर मिला हुआ है। ठीक है, एक्वस है, तो हम लोग उसी तरीके से इसको अलग करेंगे। समझ गए? हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जहां पे एक छोटा सा डिफरेंस कर देंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जहां पे एक छोटा सा डिफरेंस कर देंगे, प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक पैकेजिंग मटेरियल का, ठीक है, मैंने जैसा कि बोला कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि हमें कई बार यहाँ पे डिस्टिलेशन कराना पड़ता है। तो ये डिस्टिलेशन कई बार ना कराना पड़े उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लगा देते हैं सिंपल पैक्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऐड कर देते हैं सिंपल पैक्ड कॉलम, जिसमें ऐसे छोटे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकते हैं सॉलिड के। तो इससे क्या होता है, देखो इतने सारे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गए, इतने नहीं रहते बट ओके। तो ये सिंपल पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। ओके, तो कॉलम से रहते ये और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये स्टैंड वगैरह आप लोग जानते हो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे भरा हुआ है आपका फिल्ट्रेट, यहाँ से आप दे रहे हो हीट। तो अब की बार होगा क्या, देखो पिछली बार क्या हो रहा था, कुछ मॉलिक्यूल आ जा रहे थे वापस, है ना। पिछली बार कुछ मॉलिक्यूल आगे आ जा रहे थे, बट अब की बार ऐसा होगा कि थोड़े भी मॉलिक्यूल आगे नहीं आएंगे। बताओ कैसे होगा? ऐसे होगा, रुको मैं बताता हूँ। आप क्या बताओगे? आप तो अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ लेना तब बताना, ठीक है। और ये फ्लास्क वगैरह आप लोग जानते हो, सब कुछ जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, ठीक है। ओके, लीव इट, जो भी है। तो होता है क्या है, जब हम लोग यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट ऊपर जाती है
और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देती है। अब मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे, सपोज कुछ दो यहाँ पे लिक्विड है, टू लिक्विड्स, ठीक है, टू लिक्विड्स और दोनों वॉलेटाइल है। अब दोनों वॉलेटाइल हैं तो मतलब हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए। सपोज उनके बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा डिफरेंस है, मतलब एक ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक कम वॉलेटाइल है, ए इज मोर वॉलेटाइल, बी इज लेस वॉलेटाइल। सपोज दो सब्सटेंस है ए और बी, ठीक है, ए इज मोर वॉलेटाइल एंड बी इज लेस वॉलेटाइल। तो ये जो ए होगा वो ऊपर जाएगा, बी भी पीछा पीछा करते हुए आएगा। अब होगा क्या, जो ए है वो तो ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इन पैकेजिंग मटेरियल्स को वो आसानी से क्रॉस कर देगा, ऐसे 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 क्रॉस कर देगा, ठीक है। और जो बी है वो लेस वॉलेटाइल है, मतलब मुश्किल से तो उसके वेपर बने। अब मुश्किल से वो उठ रहा है, सपोज कोई मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है। पतला आदमी उठ रहा था, आपने उसको दबाने की कोशिश की बट वो फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि वो पतला है। तो वैसे जो वेपर होते हैं ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड के, वो हल्के होते हैं, मतलब ऊपर जा सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। बट जो मोटा आदमी है उसको अगर आप दबाओगे धीरे धीरे वैसे भी उठेगा, उसको दबा दोगे तो फिर से बैठ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जो दूसरा वेपर है जो लेस वॉलेटाइल है, वो जब लार्ज मटेरियल्स के सामने आएगा तो उसको वो दोबारा से कंडेंस कर देगा। इन मटेरियल्स के सामने जब उसके वेपर आएंगे तो वो उसको कंडेंस कर देगा, नीचे भेज देगा। अब जब बी नीचे जाएगा, बी क्या है? लेस वॉलेटाइल। बी क्या है? लेस वॉलेटाइल। ए क्या है? मोर वॉलेटाइल, ठीक है। जब बी नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ ए के भी मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे। तो बी जब नीचे आएगा तो ए क्या करेगा? ए उसके कुछ कुछ वेपर्स ले लेगा, ठीक है। वेपर्स नहीं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी शेयर कर लेगा। तो इससे जो ए होगा वो और भी तेजी से ऊपर जाएगा। तो ए और तेजी से ऊपर जाएगा, बी नीचे ही आया जा रहा है, नीचे ही आया जा रहा है, ए ऊपर ही जाया जा रहा है, ऊपर ही जाया जा रहा है। और यहाँ पे सेम प्रोसेस है, कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है, आगे जाके फ्लास्क में फिल्ट्रेट मिल जाएगा। एक ही बार में काम हो जाएगा। पिछली बार 3-4 बार करना पड़ रहा था। 3-4 बार क्यों? क्योंकि एक बार में हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिल रहा था, फिर से कर रहे थे तब मिल रहा था। 4 बार में मिलता है उसमें, इसमें एक ही बार में मिल जाएगा। फिर से समझा, तो जो लेस वॉलेटाइल है वो उठेगा, उठने के बाद क्या होगा? इससे टकराएगा, टकरा के दोबारा से कंडेंस होके इसी में वापस आ जाएगा। वापस आते समय जो ए होगा वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी शेयर हो जाएगी। तो इसके साथ जब नीचे आएगा इसके साथ शेयर हो जाएगी, तो ये और तेज़ी से ऊपर जाने लगेगा। फिर आगे कंडेंस प्रोसेस वगैरह सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल है इसका, एसीटोन और बेंजीन, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना यार, एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। बिकॉज मुझे प्रोसेस पता है बट मैंने टेक्स्ट बुक रीड नहीं की है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो एक बार रीड जरूर कर लेना। मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और बेंजीन, इन सभी का अगर रिमूवल के लिए आपको क्वेश्चन आया कि ये सब कैसे रिमूव किए जाते हैं, तो लिख देना डिस्टिलेशन से, ठीक है। ऐसा नहीं फ्रैक्शनल नहीं, डिस्टिलेशन से। अब क्वेश्चन में आया सिंपल, फ्रैक्शनल। क्वेश्चन में पूछा एसीटोन और बेंजीन कौन से प्रोसेस से सेपरेट किए जाते हैं। क्वेश्चन में डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और फिल्ट्रेशन। तो आप मार देना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ऑप्शन में डिस्टिलेशन नहीं होगा, ऑप्शन में सिंपल, फ्रैक्शनल, रिड्यूस्ड प्रेशर ये सब रहेगा। अब बात करते हैं एक लास्ट की कॉन्सेप्ट की, जो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसके बाद हम लोगों का लास्ट वाला आएगा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, काफ़ी बड़ा है वो, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, अगर आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा है, उसमें मैंने बताया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? हमने तो सुना था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होता है, ठीक है। काफ़ी डिफरेंस आएगा। आपने जो 10वीं तक सुना है वो 11वीं में नहीं सुनोगे। अभी ग्रेविटेशन जब पढ़ोगे तो आप बोलोगे हमें तो अभी तक गलत पढ़ाया जा रहा था। पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज आपको अगर उस टाइम हम सही पढ़ा देंगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट है जो आपको अभी पता चलेगा कि यार मुझे तो इसके बारे में मिसकंसेप्ट था, यार मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, है ना। तो वैसे ही आपको जो क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट जो आपको बताया गया था वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो टोटली राइट नहीं है, एक कंडीशन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पर। 1 atm की वैल्यू 760 mm ऑफ Hg, ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिफाइन कैसे करते, क्या होता है ये? चलो कहानी को थोड़ा सा मैं डीप में बताता हूँ, जैसे मैंने वीडियो में बताया था। वीडियो में मेरी आवाज़ तो नहीं थी, सिर्फ लिखावट थी। तो देखो कैसे बताया था मैंने। सपोज ये बाउल है, बाउल में आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है। ये अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहा है कुछ 1/2 atm और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है 1 atm,
तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा भागना चाहते हैं, हमेशा हमेशा भागना चाहेंगे, बट ये उसको रोक रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, ये भागना चाहता है, बट इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट नहीं करते हैं हम लोग उसको, बेसिकली हम लोग उसको एनर्जी देते हैं। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हीट की वजह से जो वाटर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग कुकर का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई एग्जांपल चावल पकाएं और कुकर में तो होता नहीं ऐसा ओके, पोटैटो बॉईल करने का एग्जांपल ले सकते हो। सभी सपोज हमने एक पोटैटो बॉईल कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही नॉर्मली बाउल में हमने रख दिया, पोटैटो बॉईल कर रहे, तो वो काफ़ी स्लो होगा। बट सपोज हम उसको कुकर में रख दे, तेजी से हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कुकर प्रेशर डेवलप करता है उसके ऊपर। ठीक है, जब वो अपनी तरफ से प्रेशर लगाएगा तो वहां से भी प्रेशर और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। देखो ये दोनों में डिफरेंस समझो। सपोज ये बाउल में पोटैटो रखा हुआ है और आप यहाँ से हीट दे रहे हो, सामने से सिर्फ 1 ATM का प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, है ना, और इसका प्रेशर सपोज कुछ 2 ATM हो गया तो वाटर बॉयल होने लगा। बट जब आप कुकर में डाल देते हो तो 1 ATM नहीं रहता है प्रेशर, कुकर के ढक्कन की वजह से वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो आलू का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी बढ़ जाता है, मतलब उसको और भी ज्यादा वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसके वजह से वो काफी तेजी से हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो बट इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ही है तो ये 2 ही लगा रहा है, बट उधर अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो इधर से भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो तेजी से हो जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा भागना चाहते हैं बट एटमॉस्फेयर उसको रोक लेता है। सपोज यहाँ से कोई भाग रहा है बट ऐसा बैठा दो उसको, ठीक है, तो सपोज अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज कम हो गया, कितना हो गया 0.4 ATM हो गया, तो ये कितना है, ये तो 0.5 ATM है, तो क्या वाटर अपने आप बॉयल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, वाटर अपने आप बॉयल हो जाएगा। ठीक है, और सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब 3 ATM हो गया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रह जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.4 हो गया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से बता रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगेगा। रूम टेम्परेचर कितना रहता है 35 36 इतना, तो 30 पर ही वो बॉयल होने लगेगा। नहीं समझे? समझे ना? चलो, तो इसी तरीके से ही होता है। आप बोलोगे बॉयल कैसे होता है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, बर्फ देखे हो ना, बर्फ पिघलती है ना, वैसे वाटर बॉयल भी होता है। समझे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सब कुछ डिपेंड करता है। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ यार, सुन लो फिर बताता हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे पहाड़ वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सी लेवल पे जाओ प्रेशर काफ़ी कम होता है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, काफ़ी नहीं, थोड़ा बहुत कम होता है, बिकॉज 1 ATM एक एवरेज कंडीशन है तो उससे ज़्यादा चेंज आता नहीं है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन परफॉर्म कर रहे, अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें इम्प्योरिटी तो नॉन वॉलेटाइल है, इम्प्योरिटी नॉन वॉलेटाइल, उसको जितना भी टेम्परेचर दे दो उसके वेपर्स बनेंगे नहीं। सपोज ये मार्कर है, इसके वेपर बनेंगे ही नहीं। और जो प्योरिटी है, जो प्योर सब्सटेंस है, वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल तो है बट इसके बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है। आप बोलो 400 डिग्री सेल्सियस, कैसे हम लोग यहाँ तक जाएंगे? आप इसको बर्न करते जाओगे 400 डिग्री सेल्सियस, अरे मजाक है, इतना जल्दी थोड़ी ना यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रोसेस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा दो अब। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नया सेटअप लगाते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक कॉर्क स्क्रू। तो इससे क्या होता है, ये पूरा प्रेशर बाहर ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक और स्क्रू, यहाँ से हम लोग एक और ओपनिंग रखते हैं। ओपनिंग क्यों रखते हैं? सपोज प्रेशर बहुत कम हो गया तो इस ओपनिंग को खोल दो, थोड़ा सा प्रेशर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रेशर यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं, मतलब प्रेशर क्या, हम लोग गैस निकाल देते हैं। ठीक है, तो गैस निकल गई तो प्रेशर कम ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग पूरा निकाल देते हैं। तो जब प्रेशर कम हो गया तो ये 400 डिग्री सेल्सियस तो रह नहीं जाएगा। प्रेशर कम होने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, सपोज आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब तो ये प्रोसेस आसान हो गया। क्या दिक्कत आ रही थी? इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 400 था और 400 तक हम लोग कर नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से पूरा गैस बाहर निकाल दिया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर काफ़ी कम हो गया। प्रेशर काफ़ी कम होने के बाद यहाँ पे हम लोग एक स्क्रू लगा के रखते हैं। सपोज बहुत कम हो गया, ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा तब, बहुत कम हो गया तो फ्लास्क वगैरह में डैमेज आ सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग तब, स्क्रू खोल के थोड़ा सा अंदर आने देंगे। ओके, तो ये सेटअप उतना प्रॉपर तो है नहीं जितना प्रॉपर रहता है, बट फिर भी इससे समझ सकते हो क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बहुत छोटे में दिया है तो आपको नहीं आएगा वो।
ठीक है, बट फिर भी समझना है आपको। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घट के हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 भी हो सकता है, बट 400 नहीं रहेगा, 300 नहीं रहेगा, 200 नहीं रहेगा, उससे कम ही रहेगा। तो इतना कम हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब तो आसानी से बॉयल हो जाएगा। आसानी से बॉयल हो जाएगा, यहाँ पे वेपर चला जाएगा, वेपर कंडेंस हो जाएगा, हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी थी वो तो नॉन वॉलेटाइल थी, इम्प्योरिटी तो नॉन वॉलेटाइल थी, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो ये बोलता है, ये होता है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर। समझ गए। अब लास्ट आता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। अब इसको भी हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं और एक एक करके। इसमें थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है, बट मेरे पास कुछ अभी मटेरियल नहीं है जिससे मैं आपको विजुअलाइज करा सकूँ। खैर मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ क्या होता है। एक देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आपको दिया गया। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग कोई भी जिसको भी हमें अलग करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स करने के बाद हम लोग उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद क्या करता है, वो लेयर बना देता है, एक एक्वस लेयर बना देता है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसके साथ सॉल्युबल होकर अपना एक सॉल्वेंट का लेयर बना देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है वो अलग हो जाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड असली प्योर सब्सटेंस को लेकर अलग हो जाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो असली प्योर सब्सटेंस को लेकर अलग हुआ उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है, काफ़ी ईजी है ये। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमा मतलब क्या होता है, देखो क्रोमा मतलब आपने अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह की होगी तो आपने क्रोमा की देखा होगा। तो क्रोमा क्या होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर, और यह आया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक से आया ये वर्ड। तो इसमें हम लोग करते क्या, इसमें सपोज आपको मैं अगर विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँ तो सपोज यहाँ पे ग्लास है, ग्लास में कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं पहले मैं आपको बता दूँ फिर बताता हूँ। सपोज इसमें आपने भरी हुई है रेड इंक, ठीक है, वाटर है, वाटर के साथ आपने भरी हुई है रेड इंक और ब्लू इंक। ठीक है, रेड इंक और ब्लू इंक आपने इसमें भरी हुई है। ठीक है, और एक होता है इसमें देखो क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम मतलब एक पेपर होता है जिसकी मदद से हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उसको हम लोग इसको आप लोग पेपर टॉवल की मदद से कर सकते हो। आप पेपर टॉवल लो और वाटर में डालो और पेपर टॉवल पे एक मार्कर से निशान बना लो, या फिर परमानेंट मार्कर से निशान बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉल्यूशन में आप उसको डिप करो। डिप करने के बाद आप देखोगे कि जो इंक आपने उस पर डॉट से मार्क किया था वो ऊपर जा रही है, रेड इंक ऊपर जा रही है, ब्लू इंक नीचे ही रह जा रही है, और जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो और ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगा के छोड़ देना है, अंदर नहीं लेकर जाना है, यहीं पे आपको छोड़ देना है। अब आगे वो वाटर खुद आएगा, ऐसे चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। सपोज वाटर यहाँ तक पहुँचा, रेड इंक कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ब्लू इंक कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग टेस्ट करने के लिए कि क्या सब्सटेंस सही में प्योर है। जैसे मेरे मार्कर में लिखा है ज़ाइलिन फ्री, ठीक है, केमिकल होता है जो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो अगर मुझे पता करना है क्या ये सच में ज़ाइलिन फ्री है या फिर नहीं है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे, रेड इंक से ऐसा निशान बनाएंगे क्रोमेटोग्राम पे, पेपर पे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको डिप करेंगे। अब ज़ाइलिन का कलर सपोज होता है ग्रीन, और डिप करने के बाद ग्रीन कलर निकल आया यहाँ पे, डिप करने के बाद ग्रीन कलर इसमें निकल आया, मतलब ये धोखा दे रहा है। तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इससे प्योरिटी को। और किस लिए, और हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इससे। सपोज यहाँ पे इंक आपने मिक्स कर दी, नीली और लाल इंक आपने मिक्स कर दी, तो उसको आप डिप करोगे। डिप करने के बाद आप देखोगे कि लाल इंक ऊपर भाग रही है, नीली इंक नीचे रह जा रही है। तो नीली इंक पर आप कोई इलेवेंट डाल दो। इलेवेंट क्या होता है, जो उसको कोई भी एक ही चीज़ से डिजॉल्व हो, एक ही चीज़ से सॉल्यूबल हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ से सॉल्यूबल ना हो, दूसरी चीज़ में डिजॉल्व ना हो, तो आप उसको डाल दो। रेड इंक यहाँ से वो निकाल के निकल जाएगा, बाकी ब्लू इंक यहीं पे रह जाएगी। ठीक है, सिलिका जेल, एल्यूमिना, इन लोगों का हम लोग यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये दो काम होते हैं इसके, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के। अब इसमें सबसे पहला आता है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब पहले आपको समझ लेना चाहिए, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबने स्पंज देखा है, हाँ देखा है। स्पंज को हम लोग पानी में डिप करते हैं, पानी को वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ए बी, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आपने अगर स्कूल में चौक वॉक चुराया हो तो एक चौक अगर आपके पास होगा तो उसको लेकर आना, और फिर उस चौक को डिप करना। आप लोग पानी में कर सकते हो, बट आई थिंक पानी से उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप लोग उसको डिप कर सकते हो कलर में, ठीक है। आपने उसको किसी भी कलर में डिप कर दिया, सपोज वो कलर कोई नहीं है, पानी में डाल दो, छोड़ो, ठीक है, पानी में आपने उसको डिप कर दिया। उसके बाद आप क्या देखोगे, चौक के आजू बाजू पूरा वाटर लग गया है, चौक गीला हो गया है,
लिख रहे हो तो थोड़ी देर बाद सामने आ रहा है, लिख रहे हो तो थोड़ी देर बाद सामने आ रहा है। ऐसा हम लोग करते थे स्कूल में। मतलब एक बार क्या हुआ था, मैंने गीले चौक से बोर्ड लिखा था ताकि थोड़ा सा जो राइटिंग है वो थोड़ा सा चमके, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि बहुत हल्का लिखते हो, तो चौक पानी में डुबा के मैंने लिखा। अब मैंने सोचा 10 मिनट में ये आ जाएगा कलर, ठीक है। 10 मिनट नहीं, 5 ही मिनट था। मैंने बोला आ जाएगा इतनी देर में। तो टीचर आ गए, टीचर ने बोला बोर्ड क्यों नहीं लिखे अभी तक। मैं बोला मैम थोड़ा इंतजार करो, जादू हो रहा है। तो सच में चौक आ गया। मैं बोली अभी लिखे हो? नहीं मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। कौन लिख दिया? मैंने बोला जादू है मैम, तो मेरे को सब पता है। बोला बताओ फिर। मतलब मैंने बताया वहाँ पे कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो गीले चौक से आप ऐसा कर सकते हो, फालतू बात छोड़ो। तो आप इसको जब कलर या वाटर में डिप करोगे तो इसके आजू बाजू तो कलर लग जाएगा, यहाँ पे तो कलर लग जाएगा, ठीक है। आजू बाजू तो कलर लग जाएगा, बट जब आप उसको तोड़ोगे और अंदर देखोगे तो बीच में वो व्हाइट ही रहेगा, बीच में वो व्हाइट ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आप इसको तोड़ रहा हूँ, देखो मैंने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे आजू बाजू तो कलर लगा है, बट बीच में देखो व्हाइट ही दिख रहा है ना व्हाइट, हाँ बीच में वो व्हाइट ही रहेगा। तो जो चीज सिर्फ आजू बाजू में एब्जॉर्ब करती है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो सिर्फ अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करे, अंदर ना एब्जॉर्ब करे, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, जैसे स्पंज, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। समझ गए? चलो, तो पहला आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें बोला है दिस टाइप इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ओवर अ कॉलम ऑफ स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस होता है। मोबाइल मतलब मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब एक मोबिलिटी वर्ड होता है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है। जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ कंपाउंड रखते हैं, ठीक है। और वो कंपाउंड, वो सॉल्वेंट अगर उसमें क्या है, मूवेबल है, तो उसको हम बोलेंगे मोबाइल फेस। अगर वो उसमें रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी फेस। तो ये स्टेशनरी फेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, इज डिसॉल्व्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एंड देन इज लोडेड ऑन द टॉप ऑफ द एब्जॉर्बेंट कॉलम। अ सुइटेबल मोबाइल फेस व्हिच कुड बी अ सिंगल सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड पोर्ड ओवर अ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बना के दिखाया गया है। सपोज ये आपका कोई भी ट्यूब है, यहाँ से आप स्क्रू लगा के रखते हो, ठीक है। क्यों लगा के रखते हो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक होगी, है ना। और ये आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है। अलग होता है ये थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये 2D में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, प्रैक्टिकल कराएंगे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, तो थोड़ा सा आपको फील मिलेगा। देखो कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग जब डिप करते हैं इसको वाटर में तो रेड इंक थोड़ा सा ऊपर भागेगी और जो ब्लू इंक है वो थोड़ा सा ऊपर भागेगी। तो जब ये कॉलम में अरेंज हो जाए, मतलब ये लोग कॉलम में अरेंज हो जाए ऐसे, ठीक है। सपोज ये कॉलम में अरेंज हो गया और ये भी कॉलम में अरेंज हो गया ऐसे, ठीक है। कॉलम में जब ये लोग अरेंज हो जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसका फायदा क्या है, the mostly strongly absorbent component is retained on the column and others move down to the column to various distance forming bands as seen in the figure. The component which is less strongly adsorbed is dissolved first and leaves the column first, while strongly adsorbed column is component is evaluated later. ठीक है। The solution of these components are collected separately. On evaporating the solvent, the solution can be recovered. सॉल्वेंट्स कैन बी रिकवर्ड। देखो ये जब इन लोग लग जाते हैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राम पे, तो क्या होता है, यहाँ पे कॉलम की तरह इन लोग बन जाते हैं। अब जो यहाँ पे कम एड्जॉर्ब्ड होगा, जिसकी जो प्रॉपर्टी है एड्जॉर्प्शन की, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, एड्जॉर्प्शन की, जिसकी प्रॉपर्टी कम है एड्जॉर्प्शन की, वो तो अपने आप नीचे चला जाएगा या फिर वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। जब ऐसे पेपर को आप लोग डिप करते हो तो जो वाटर है वो एकदम ऊपर तक जाएगा, वाटर जो है वो एकदम ऊपर तक जाएगा, कलर जो होगा वो नीचे 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 रह जाएगा, वो प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी, सपोज मुझे ये रेड कलर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट ऐड करते हैं। एलिमेंट ऐड करने की वजह से क्या होता है, ये एलिमेंट जो होता है वो इसके साथ मिक्स होता है और सिर्फ इसी कलर को लेके वो बाहर आ जाता है। तो इसी स्क्रू को हम लोग खोलते बोलते तू बाहर आ, बाकी सब लगे रहो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। ये होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, पतला सा एक क्रोमेटोग्राम लेते हैं जो 0.2 मिलीमीटर का होता है और एड्जॉर्बेंट सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना हम लोग इस ग्लास प्लेट के आजू बाजू हम लोग स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज ग्लास प्लेट है,
यहाँ के हम लोग आजू बाजू सिलिका जेल स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। प्लेट इज कॉल्ड द TLC प्लेट और क्रोमा प्लेट, क्रोम प्लेट, ठीक है। प्लेट को हम लोग बोलते हैं TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राम, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं क्रोम प्लेट। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इज अप्लाइड ऑन द क्रोम प्लेट ऑन एज ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर वन एंड, ठीक है। तो ये ग्लास है आपका, ग्लास के आजू बाजू हमने सिलिका जेल लगा दिया। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है, यहाँ पे हम लोग ऐसा 2 सेंटीमीटर ऊपर इंक लगा देते हैं, मतलब जो भी आपको सेपरेट करना है, सपोज इंक है तो इंक हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। द प्लेट इज देन प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड जार कंटेनिंग द मोबाइल फेस सच एज द स्पॉट इज वेल अबोव द मोबाइल फेस। इसमें हम लोग अंदर डाल देते हैं इसको, ठीक है। और ये मोबाइल फेस में रहता है, मतलब वो मूवेबल रहता है। कौन? ग्लास नहीं, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना। As the mobile face rises up, the component of the mixture move along with it, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर आपने यहाँ पे डाला, जो मोबाइल फेस ऊपर जाता है, तो मतलब यहाँ पे जो भी आपने कंपाउंड ऐड किया था सिलिका जेल वगैरह, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे इंक को भी ऊपर लेकर जाता है। मैंने बोला ना, यहाँ पे जब आप डिप करोगे तो ये जो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो इंक को भी ऊपर लेकर जाएगा, तो वैसे वैसे ये इंक भी उसके साथ ऊपर जाती है। दे मूव अप टू डिफरेंट डिस्टेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का जो भी उन लोगों का प्रॉपर्टी रहेगा, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन उसको बोलते हैं, तो उस पर डिपेंड होकर उन लोग अपनी अलग अलग डिस्टेंस पर मूव करेंगे। कोई ज़्यादा ऊपर जाएगा, कोई वहीं रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम चलता ही चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। सॉल्वेंट भी कहीं ना कहीं रुक ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इफ़ द कंपोनेंट आर कलर्ड दे अपीयर एज सेपरेटेड कलर स्पॉट्स ऑन द प्लेट, ठीक है। तो अगर वो कलर्ड है तो इस प्लेट पर वो कलर की तरह दिखाई देंगे। बट अगर इस इंक में इनविजिबल कलर्स हैं तो हम लोग उसके लिए डालेंगे यूवी लाइट। यूवी लाइट से अगर वो फ्लोरोसेंस रहेगा तो चमक उठेगा, चमक से हम लोग उसको देख पाएंगे। बट सपोज उसमें फ्लोरोसेंस भी नहीं है, फ्लोरोसेंस मतलब वो जो चमकता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल वो जिस पे अगर लाइट पड़े तो वो चमकता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब वो जिस पे अगर लाइट पड़े तो वो चमकता है। तो यूवी लाइट अगर मारोगे तो वो चमक उठेगा। बट सपोज वो फ्लोरोसेंट नहीं है तो वहाँ पे हम लोग स्प्रे का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से वो दिखाई दे, ठीक है। प्लेट केप्ट इन अ चैम्बर कंटेनिंग अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल, द आयोडीन वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड बाय द कंपोनेंट एंड द स्पॉट्स अपीयर ब्राउन। अमाइनो एसिड आर विजुअलाइज्ड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रीन, ठीक है। दिस इज नोन एज स्प्रेइंग एजेंट। तो हम लोग स्प्रे करके भी ऐसे देख सकते हैं। अमाइनो एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखो। समझ गए क्या होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। छोटी सी हम लोग 0.2 मिलीमीटर की प्लेट लेते हैं, ग्लास में हम लोग स्प्रे कर देते हैं सिलिका जेल और एल्यूमिना, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं। जैसे जैसे जो कंपाउंड है वो ऊपर जाता है वैसे वैसे इंक को भी ऊपर लेकर जाता है, अपने अपने डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन की हेल्प से, मतलब जो भी इनका प्रॉपर्टी रहते हैं उसके हिसाब से इन लोग अपना ट्रैवलिंग करते हैं, कोई ज़्यादा ऊपर कोई कम ऊपर, ठीक है। ऐसा हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इसमें भी कई सारे में क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग इसकी मदद से यूवी लाइट की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मिक्सचर हैं, कौन कौन से मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है, कैसा कैसा है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। तो पहला था कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे कॉलम की तरह बन जाते थे, ठीक है, ऊपर जाके, और फिर एलिमेंट की मदद से हम लोग उसको बाहर निकाल लेते थे। ये था हम लोगों का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ होता है अमाइनो एसिड्स को देखने के लिए। अमाइनो एसिड्स को देखने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है, समझ गई है। चलो अब देखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इसमें हम लोग 2 सेंटीमीटर थिकनेस का हम लोग एक पेपर लेते हैं, ठीक है, और फिर चैम्बर की मदद से हम लोग उस पेपर को लटका देते हैं उस सॉल्यूशन में, जैसा आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको लटका देते हैं और यहाँ पे देखो 4 इंक है, देख रहे हो ना, 4 इंक है, और यहाँ पे है सॉल्यूशन। जैसे जैसे ये सॉल्यूशन ऊपर जाता है वैसे वैसे इंक भी ऊपर जाती है। अब सॉल्यूशन देखो यहाँ तक पहुँच गया है, और जो इंक है वो ये देखो रेड वाली सबसे ऊपर गई है, बट इसमें सिर्फ रेड नहीं है, पता नहीं कौन सी इंक है, इसमें देखो कई सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो उन सभी कलर्स को हमें देखने को मिल जाता है, हम लोग जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस बोथ आर लिक्विड। तो मोबाइल फेस मतलब जो मूवमेंट करेंगे वो भी लिक्विड होंगे, और जो रुके हुए रहेंगे वो भी लिक्विड होंगे। पिछली बार कैसा था, हम लोग सिलिका जेल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट टेक्स प्लेस बाय कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ द कंपोनेंट बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, फॉर एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इन दिस टेक्निक स्पेशल क्वालिटी पेपर इज यूज्ड, जिसको हम लोग वॉटमैन पेपर नंबर 1 बोलते हैं, उसको यूज करते हैं।
तो द वाटर ट्रैप्ड इन द फाइबर ऑफ द पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस है वो जो पेपर है ना, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राम बोलते हैं, उसमें जो वाटर रहता है वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेस, वाटर उसमें रुका हुआ रहता है। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज स्पॉटेड ऑन द स्ट्रिप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पेपर एट अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द पेपर यूजिंग अ ग्लास कैपिलरी। ठीक है, ग्लास कैपिलरी का यूज करके हम लोग इसको यहाँ पे लटका देते हैं। ठीक है, तो जो भी मिक्सचर का आपको देखना है उसको हम लोग कम से कम 2 सेंटीमीटर तक, मतलब जैसे ही आपका क्रोमेटोग्राम है, पेपर है, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे हम लोग उसके मार्क्स बना देते हैं। ठीक है, द पेपर इज देन सस्पेंडेड ऑन द चैम्बर कंटेनिंग मोबाइल फेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक चैम्बर रहता है जिसके अंदर मोबाइल फेस रहेगा, मतलब जो मूवमेंट करेगा। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, जैसे कपड़े टंगे रहते हैं वैसे हम लोग इनको भी टांग देते हैं। तो मोबाइल फेस राइजेज अप बाय द कैपिलरी एक्शन एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट। मोबाइल फेस जो रहता है, जो मूवमेंट करता है, वो यहाँ से आता है और फिर इससे स्पॉट से फ्लो होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्टेशनरी फेस होता है, ओके, पार्टीशनिंग द कंपोनेंट टेक्स प्लेस बिटवीन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है उसका जो पार्टीशन है, उसका जो अलग, मतलब जो अलग होने का प्रोसेस है, वो कैसे होता है, वो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में होता है। डिफरेंट सॉल्यूट्स आर रिटेन्ड डिफरेंटली ऑन द पेपर डिपेंडिंग ऑन देयर सिलेक्टिव पार्टीशनिंग बिटवीन द टू फेसेस। ठीक है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो लोग डिसएसोसिएट होते हैं। दिस डेवलप्ड पेपर स्ट्रिप इज द क्रोमेटोग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम, जैसा हम लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफ द कलर कंपोनेंट आर विजिबल। ठीक है, तो अगर कलर कंपोनेंट्स कलर्ड हैं तो हमें दिखाई देंगे, नहीं दिखाई दे रहे तो हम यूवी लाइट मारेंगे, यूवी लाइट से भी नहीं दिखा रहे तो हम लोग स्प्रे का यूज करेंगे देखने के लिए। ठीक है, फिर एक देखो आता है रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन वगैरह अगर आएंगे तो यही आएगा कि आपके पास ये सॉल्यूशन है, इसको अलग करने के लिए, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, तो इसको अलग करने के लिए बताओ कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करें। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। रिटेंशन फैक्टर देखो, कलर भी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो भी आपका सॉल्वेंट है वो भी ऊपर जा रहा है। तो जो सॉल्वेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है कलर से ऊपर जाएगा, बट कलर भी ऊपर जाएगा, तो हम पता कैसे करें कि कौन कितना ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग जान लो, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, और सपोज ये डिस्टेंस x है। ठीक है, और सॉल्यूट रखा हुआ है यहाँ पर, वहाँ तक की डिस्टेंस x है, और जहाँ तक सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस y है। ये स्पॉट जहाँ पे रखा हुआ है वो डिस्टेंस x है, और जहाँ तक सॉल्वेंट ने पूरा ट्रेवल किया है, मैंने बोला ना सॉल्वेंट सबसे ऊपर जाएगा। अभी मैं इसको विजुअलाइज कराता सो ज़्यादा बेटर समझता। ठीक है, बट क्या करें। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, जहाँ पे ये रुका रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर इज द डिस्टेंस मूव्ड by the solute from the baseline। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेसलाइन टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन, फ्रॉम द बेसलाइन। तो ये छोटा मोटा फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बस समझ लो। तो ये थी हमारी छोटी मोटी बातें थर्ड चैप्टर के बारे में। ये रिटेंशन फैक्टर समझ में आना। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जो सॉल्वेंट है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। आपको कभी क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी वैल्यू रिटेंशन फैक्टर नहीं हो सकती, जैसे क्वेश्चन में लिखा है 0.6, 0.8, 1.2, 0.9, बोला इसमें से कौन सी वैल्यू रिटेंशन फैक्टर की पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे 1.2। क्यों, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा, सॉल्वेंट से ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता है, सॉल्वेंट ही सबसे ऊपर ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, तो 1.2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हमेशा 1 से नीचे वाले से छोटा होगा। सपोज नीचे 10 है तो ऊपर 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 9.9 होगा, बट 11 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मल टेस्ट में, हाँ टीचर जैसे पूछ सकते हैं ऐसा सब। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ऐसी नॉर्मली फालतू बातें छोड़ो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो
डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन x अपॉन वाई, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर सम एनालिटिकल टेक्निक। इसमें सबसे पहले हमने देखा फिल्ट्रेशन, फिर हमने देखा डिस्टिलेशन, फिर हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन, फिर डिस्टिलेशन, फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को मैं विजुअलाइज नहीं करा पाया, वरना आपको परफेक्ट समझ जाता। मुझे पता है ये कम समझा होगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मस्ट है, उसके बिना नहीं समझ सकता ये प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे कुछ विजुअलाइजेशन वीडियोस होंगे तो उनको आप लोग एक बार जरूर देखो, तो आप समझ जाओगे कि आखिर में कहना क्या चाहता था। ठीक है, और बाकी सारे प्रोसेस तो काफ़ी इजी थे, आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। तो अगला जो चैप्टर है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट और जेई के लिए। तो ये 3 चैप्टर हम लोगों का बेसिक के लिए था, हालांकि क्वेश्चन उनसे भी आते हैं, बट उनसे हमारा बेसिक काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। अब असली केमिस्ट्री हमारी शुरू होगी अगले लेक्चर में, जब हम लोग चौथा चैप्टर सीखेंगे। चौथे चैप्टर से मतलब 2 क्वेश्चन जेई में, 3 से 4 क्वेश्चन नीट में फिक्स हैं। 2 क्वेश्चन जेई में, 3 से 4 क्वेश्चन नीट में फिक्स हैं।